हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पीटी 365 के अंदर कल्चर की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें से हम उन चीज़ों को फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी अदर चीज़ को हम यहाँ से स्किप करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कल्चर आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एंशिएंट टेम्पल ऑफ गुप्त पीरियड को पढ़ेंगे। गुप्त पीरियड के एंशिएंट टेम्पल आप बेसिक में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान गए होंगे। इस टाइम नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैदिक शैली है। और यहाँ पर नागर शैली की ये मंदिर है वो ज़्यादा आपको मिले हुए बनेंगे। तो इसी में एक हाल में ASI भारत की क्या है, तो ASI एक संस्था है भारत की जो जितनी भी पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं, पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, उनका संरक्षण करती है, उनका अनुसंधान करती है, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करती है, उनका खनन और संरक्षित करती है। और इसके ये संस्कृति मंत्रालय का अधीन आती है। और 1866 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा हाल ही में इसने क्या है कि ASI के द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, और बिलसड गांव में एक गुप्त काल का एक प्राचीन मंदिर मिला है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये गांव आपसे पूछ सकते हैं कि गुप्त काल का जो मंदिर मिला है हाल ही में वो कहाँ पर मिला है, तो यूपी में मिला है। एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और बिलसड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बिलसड किससे संबंधित है, तो बिलसड गुप्तकालीन एक स्थल है, गुप्तकालीन स्थल है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके लिए प्रीम फैक्ट होती है। कई बार आपसे लोकेशन के सवाल पूछ सकते हैं, ये किस कार्य से, किस लसाकत से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इस मंदिर में आपको पता है कि और गुप्त काल के कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनकी भी खोज की गई है। जिसमें आपको पता है एक दशावतार का मंदिर है, वो देवगढ़ में गुप्तकालीन मंदिर है। और एक भीतरगांव का मंदिर है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। इन मंदिरों में स्तंभ अच्छी तरीके से तराशे गए। अर्थात एक सबसे बड़ी बात हुई, जो गुप्तकालीन मंदिर है उन गुप्तकालीन में स्तंभ जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से, स्तंभ जो खड़े खंभे होते हैं, अपन पिलर बोलते हैं उनको, उन पिलरों को बहुत अच्छी तरीके से परिष्कृत किया गया है, और वो गुप्तकालीन में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शंख लिपि, उन पर स्तंभों पर शंख लिपि के माध्यम से जो मंदिर में जाने वाली सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर प्रिंटेड की गई है। और ये लिपि है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय ही ये चीज़ें मिली गई है। और ध्यान रखना, महेंद्र द्वितीय हमसे कई बार पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक की उपाधि महेंद्र द्वितीय थी, तो कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि महेंद्र द्वितीय, और कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। ये दो चीज़ हमको पता होना है, नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय, ठीक है। अब लिपि के बारे में, शंख लिपि क्या है, तो शंख लिपि मुख्य रूप से ब्रह्म लिपि की जस्ट उल्टी है। और ये लिपि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें 4वीं से 8वीं शताब्दी के उल्लेख हैं, उनमें हम शंख लिपि का उल्लेख मिलता है। और ये जो मंदिर मिला है यहाँ पर भी शंख लिपि के उल्लेख मिले हुए हैं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा उल्लेख किया जा रहा है। ब्रह्मलिपि और समलिपि दोनों शैलीबद्ध है। ब्रह्मलिपि आपको पता है अशोक के स्तंभ में मिलती है, और शंख लिपि गुप्तकालीन मंदिरों में मिलती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। और इसके अलावा 1833 में उत्तराखंड के भाड़ाट में पहली बार जेम्स प्रिस्प ने शंख लिपि की बात की, समलिपि को पढ़ा, ब्रह्मलिपि को पढ़ा उसने। और आपको पता है कि जेम्स प्रिस्प के बारे में एक चीज़ और ध्यान आती है, जेम्स प्रिस्प बंगाल ऑफ पत्रिका के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक भी रहे थे। और ये जो लिपि है, ये शंख लिपि है, वो भी है कई जगह मिली हुई है। और देखिए गुफा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इसे लिपि मिली है। तो ये शंख लिपि के बारे में थोड़ी डिटेल, इसको बेसिक पढ़ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर मत जाना, बेसिक पढ़ लेना। इसके बाद आ गया गुप्तकालीन वास्तुकला की, ये बेसिक का क्वेश्चन है, फिर भी आपको ध्यान रखना। गुप्तकाल में वास्तुकला है वो अलग तरीके की बनाई गई थी। सबसे पहले ध्यान रखना कि वास्तुकला में पहली बार चट्टानों को काट करके, जो पहले गुप्त काल से पहले चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए गए थे, उसके बाद गुप्त काल में पहली बार मंदिरों को स्ट्रक्चर दिया गया था। जैसे वर्तमान हम मंदिर बनाते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर गुप्त काल में मिला था। और गुप्त काल में मुख्य से 4वीं से 6वीं शताब्दी में उत्तर मध्यमी राजवंश बहुत फेमस था, और इसलिए इस राजवंश को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और गुप्त राजवंश की स्थापना आपको पता है 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, है ना। और गुप्तकालीन मंदिरों की अगर विशेषताएं बात करें तो गुप्तकालीन मंदिर में मुख्य रूप से ये कुषाण मतलब गांधार शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। ये मंदिर स्थापित कला की शैली थी। सॉरी मैंने यहाँ बोला था आपको, इससे पहले कुछ शैली बताई थी, तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तो वो मंदिर स्थापित कला की, वो तो क्या मंदिर स्थापित कला की थी, ठीक। उसी प्रकार से ये शैलियाँ भी मंदिर स्थापित कला की थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि गुप्तकाल के मंदिरों में बलुआ और पत्थर का प्रयोग किया जाता था, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। और गुप्तकाल के मंदिरों में मुख्य रूप से हिंदू देवताओं को ज़्यादा समर्पित थे,
ठीक है। और गुप्त काल के मंदिरों को अगर हम देखें तो 5 चरणों में इनका विकास हुआ है। पहले चरण के अगर मंदिर की बात करें तो पहले चरण का मंदिर मुख्य रूप से एक निचले स्तर पर बना दिया जाता था, समतल बनाया जाता था। ये देख सकते हैं आप कितना छोटा था, कितना एक समतल बना करके छोड़ देते थे। दूसरे काल की अगर हम बात करें तो दूसरे काल में ये गर्भगृह बनाते थे, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है उसको बनाते थे, जिसके मंदिर। तीसरे काल में और ऊंचाई पर मंदिर बनने लगे। चौथे काल की अगर हम बात करें तो और ज़्यादा परिष्कृत रूप से मंदिर बनने लगे। और छठे में इस तरीके के मंदिर बने। सॉरी, 5वें स्तर में इस तरीके। आपको यहाँ ध्यान का रखना है, आपको ये बात तो पूछेंगे नहीं नॉर्मली, एक बार पढ़ लेना इसको, तो इसके अलावा यहाँ से नहीं पूछेंगे। आपको ये स्थल के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक स्थल के बारे में बनेगा और एक थोड़ा सा बेसिक संकलिपि के बारे में बनेगा बस, ठीक है ना। इसके बाद छोड़ देना। कोणार्क का सूर्य मंदिर हाल ही में हाईलाइट रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से एक सभागृह जहाँ असेंबलिंग होती थी, तो सभागृह क्या टूट गया, उसमें मिट्टी लगाई गई थी। उस टाइम बहुत समय पहले ही उसमें मिट्टी लगाई गई थी। तो अभी क्या है कि उस मिट्टी को हटा करके उसको सही करने की बात की जा रही है और सभागृह का नाम है जगमोहन। तो कई बार पूछ सकते हैं जगमोहन सभागृह कहाँ पर है, तो जगमोहन सभागृह कोणार्क का सूर्य मंदिर में। तो कोणार्क में है ये मंदिर, उड़ीसा के अंतर्गत है, ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर लेना, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्यदेव को समर्पित बंगाल की घाटी के तट पर स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा क्योंकि इस मंदिर की स्थापित कला में ब्लैक पत्थरों का यूज किया गया है। किसका? ब्लैक पत्थरों का यूज किया गया है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण ध्यान रखना नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। तो देखो कई बार आपसे सवाल पूछ सकता है कि कब, किस सन में, तो सन थोड़ा सा ध्यान रखना 13वीं शताब्दी में बना था। और नरसिंह देव प्रथम जो गंग वंश के शासक थे उसके द्वारा इसको बनाया गया था। ये भगवान कृष्ण के पुत्र सामा को समर्पित है। सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में ये बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मतलब समर्पित तो है सूर्य मंदिर सर्व भगवान को, लेकिन इसका निर्माण ऐसा बनाया जाता है कि नॉर्मली इतिहास के स्रोतों में मिलता है कि नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ कहानी ऐसी है जिन्होंने बोला है कि इसका निर्माण इसके कृष्ण के पुत्र सामा ने किया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। सही तो ये। और ये मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। ये मंदिर भारतीय जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्तर अवशेष अधिनियम 1958, ध्यान रखना प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक अधिनियम का स्थापना 1958 इसलिए की गई कि भारत में जितने भी आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जितने भी स्मारक है, उन सब का संरक्षण किया जाएगा, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। तो ये कौन सा एक्ट है इसका ध्यान रखना, ये एक्ट 1958 का एक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर महोत्सव भी बनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव। और ये मंदिर मुख्य रूप से कलिंग स्थापित कला शैली का मंदिर है। और कलिंग की जो शैली है ये मुख्य रूप से अगर आप बात करोगे तो नागर शैली मुख्य शैली थी। और नागर शैली आपने बेसिक में पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी है, उसमें आप देख सकते हैं, नोट्स में दे सकते हैं। तो नागर शैली मंदिर स्थापित कला की एक शैली थी, नागर शैली। और मंदिर स्थापित कला की नागर 3 शैलियाँ थी, अभी हमने डिस्कशन किया। एक थी नागर शैली, एक थी बेसर शैली और एक थी द्रविड़ शैली। नागर शैली की बात करूँ तो नॉर्थ भारत में थी, बेसर शैली है मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी, ठीक है ना। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं, एक मंदिर निर्माण कला की शैलियाँ थी। और अगर नागर शैली के मंदिरों की बात करते हैं तो नागर शैली के मंदिरों में से एक उपशैली कलिंग स्थापित कला शैली थी। और जो ये मंदिर है सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये किसी का है, ये मुख्य रूप से कलिंग शैली है उसका है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा इस मंदिर में मतलब पहिए यूज किए गए, घोड़ों पर चलाया गया, ठीक है। और इस मंदिर को मुख्य रूप से कई बार नष्ट किया गया था इस्लाम के आक्रमण के टाइम पर भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त और कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, कलिंग स्थापित शैली क्या है। तो कलिंग स्थापित शैली पहली बात तो नागर शैली की उपशैली है और ये महानदी और गोदावरी वाले क्षेत्र में ये शैली बहुत ज़्यादा प्रचलित रही, जो प्राचीन कलिंग साम्राज्य था उसका हिस्सा थी, है ना। और नागर शैली का ये भाग थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा देउल का संबंध किससे है तो ध्यान रखना, अगर ये आपसे याद हो जाए कि देउल क्या है वो तो अलग बात है। देउल एक तरह से शिखर होते थे, ध्यान रखना, देउल का मतलब शिखर, ठीक है ना। तो देउल शिखर होते थे, तो एक होता था रेखा देउल, एक होता है पीढ़ा देउल, एक होता है खाखरा देउल। तो ये तीनों देउलों का नाम ध्यान रखना, ये तीनों देउल कैसे संबंध है, कलिंग शैली से, बस इतना ध्यान रखना, इसके बारे में ध्यान है। अगर एक बार इनकी नज़र से कुछ ज़्यादा याद आ जाए, ठीक है, तो बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप बताएं कि सेनावस्था में बुद्ध, तो हाल ही में आपको पता है कि बिहार स्थित बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में भारत की सबसे बड़ी एक प्रतिमा लगाई गई है सेनावस्था में। तो कहाँ पर लगाई गई है, बोध गया में। एक चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पर लगाई गई है, बोध गया में। क्या लगाया गया है, सेनावस्था में बुद्ध की मूर्ति। ध्यान रखना, बुद्ध की मूर्ति सेनावस्था में है, वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण को संकेत करती है, ठीक है ना। बुद्ध का महापरिनिर्वाण को संकेत करती है, जिसमें बुद्ध दाहिने हाथ पर लेटे रहते हैं और इसके माध्यम से बुद्ध ये बताया है कि ये महापरिनिर्वाण की ये मूर्ति बुद्ध की बताती है कि बुद्ध जन्म और मृत्यु के संगाल से बाहर निकल चुके,
ठीक है। और ध्यान रखना इस प्रकार की जो मूर्ति है सबसे पहले गांधार शैली में मिली थी, लगभग 50 से 75 ईस्वी पूर्व की बात। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि गांधार शैली, अब आपसे पूछ रहा है गांधार क्या है, तो गांधार एक मूर्ति कला की शैली है। 3 शैली थी इसमें, एक तो थी गांधार शैली, एक थी मथुरा शैली, ठीक है, और एक और थी गांधार शैली, मथुरा शैली, और एक शैली थी, 3 शैलियाँ थी। तो ये तीनों शैली, एक अमरावती शैली, ये 3 शैलियाँ थी, ठीक है। तो गांधार शैली है, देखो ये बेसिक से मैंने क्वेश्चनों में लिखे हुए हैं, आपने तीनों बेसिक के क्वेश्चनों में पढ़ा होगा, वह इसका रिवीजन करना, इस पॉइंट को जरूर पढ़ना, बेसर शैली की क्या विशेषता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसर शैली की गांधार शैली की विशेषताएं पढ़ लेंगे। देखो मैं बार बार 2 टर्म थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आपको फिर बताता हूँ। देखो बेसर शैली, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये तो है मंदिर स्थापित कला की शैली, मंदिर बनाने की कला की। और इधर है, आपसे पूछूंगा मैं, गांधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती, ये तीनों है मूर्ति बनाने की शैली, ठीक है। तो ये शैली यानी कला, टाइप, तरीका। तो इसमें सबसे ध्यान रखना है, एक तो पहली बात तो सैन्य अवस्था में कहाँ पर है लगाया गया, बौद्ध गया में लगाया गया, सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है। पहली बार सैन्य अवस्था में महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस शैली की है, तो गांधार कला शैली की है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसके अलावा वहीं नहीं है, कुशीनगर में भी, कुशीनगर यूपी में है, वहाँ पर भी इसकी लगभग 18 मीटर लंबी बलुआ पत्थर से निर्मित, वहाँ पर भी इसकी मूर्ति है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कहाँ लगाई है, बौद्ध गया में। इसके अलावा भारत से बाहर भी अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका में, थाईलैंड में, यहाँ पर भी मुख्य रूप से सैन्य अवस्था में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखनी। इसके अलावा आपको पता है बोधिसत्व, ध्यान रखना, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय में आप समझ पढ़ेंगे तो महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के कुछ पुनरअवतारों को मानता है और उन्हें हम बोधिसत्व बोलते हैं। और उनमें से कई बोधिसत्व हैं, उनमें से एक पद्मापणि बोधिसत्व भी है, एक अविलोकित सूर्य भी है, ठीक है। तो पद्मापणि है, उसकी चित्र है अजंता में मिलते हैं, सबसे प्रसिद्ध। और ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक देखना है, इसकी ज़रूरत नहीं। और गांधार कला शैली की अगर मैं बात करूँ तो गांधार शैली को यूनान शैली भी बोलते हैं। और यूनान शैली का मतलब आपने देखा होगा यूनानी शैली, क्योंकि ये गांधार क्षेत्र में विकसित हुई थी। और गांधार कला शैली की सबसे बड़ी बात है, इसकी विषय वस्तु तो हिंदुस्तानी थी, लेकिन इसका पूरी बाहर का जो कंटेंट था, दिखाने का जो मामला था, वो कैसे था, यूनानी था। जैसे इसकी विषय वस्तु हिंदू, मतलब इसकी विषय वस्तु क्या थी, बौद्ध धर्म थी, कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाना। लेकिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति को डिजाइन में बनाया गया है वो यूनानी तरीके से, उसको बहुत सारे कपड़े पहना दिए, उसको चमका दिया गया था, वो चीज़ें हैं वो यूनानी शैली में मिलती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव है, ये संरक्षण है इसका, ये मुख्य रूप से गांधार शैली है, इसका संरक्षण कुषाण वंश ने दिया था, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बेहतरीन थी। और इसकी मूर्ति जरूर देख लेना, तो ये जरूर देखना है इसकी गांधार कला जो मूर्ति स्थापित कला की शैली थी, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसमें पत्थर कौन सा यूज होता था, तो नीला धूसर पत्थर यूज होता था, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और याद नहीं रखनी। एक है उडुपी जिले में अलेम्बी से बुद्ध की लघु मूर्ति कर्नाटक में प्राप्त हुई है हाल ही में। तो पहली बात पता होना चाहिए कि अलेम्बी क्या है, तो अलेम्बी एक बौद्ध स्थल है, कर्नाटक में है। दूसरी बात, यहाँ से सारनाथ की तरह दिखने वाली एक बलुआ मिट्टी की तरह मूर्ति प्राप्त हुई है। और बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में, जैसे सारनाथ में महात्मा बुद्ध धर्म चक्र धर्म प्रथम, तो ये क्या है, धर्म चक्र प्रथम का मतलब किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है महात्मा बुद्ध को जो जन्म वो मिला हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रतीक होता है, ठीक है। और ये गुप्त शैली से संबंध है, तो इतना ध्यान रखना। इसके अलावा नहीं, हाँ एक बार महात्मा बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय जरूर पढ़ना। देखो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है या नहीं है। जैसे थेरवाद एक बार पूछ लेते थे, थेरवाद किस संप्रदाय का संप्रदाय, तो थेरवाद बौद्ध धर्म का संप्रदाय। इसमें क्या देखना है, बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रकार, हीनयान सबसे पहले विकसित हुआ था। हीनयान बुद्ध धर्म का छोटा है क्योंकि ये बहुत रूढ़िवादी तरीके का था। ये मुख्य रूप से बुद्ध को केवल मूल, ये व्यक्ति वो थे जो रूढ़िवादी थे और बुद्ध के मूल उद्देश्य, जो महात्मा बुद्ध ने जो धर्म उद्देश्य दिए थे उन्हीं को फॉलो करने वाले थे। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है समय के साथ कुछ चीज़ें बदलती भी है, तो इन्होंने नहीं बदला, ये उन्हीं पर कठोरतापूर्ण रहे थे। और ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इनकी जो भाषा थी वो पाली थी। ये थे हीनयान। इसके बाद आए महायान। महायान मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो महायान गुप्त काल में या कुषाण काल में महायान संप्रदाय को देखा गया था और ये उदारवादी थे, ये प्रोग्रेसिव भी थे। ये महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, उसकी मूर्ति पूजा भी करते थे। तो जितनी भी मूर्तियों का विकास हुआ है वो महायान संप्रदाय की वजह से हुआ है, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद देखें हम थेरवाद संप्रदाय। थेरवाद संप्रदाय हीनयान संप्रदाय का ही एक भाग है, अर्थात ये भी कैसा होगा, रूढ़िवादी होगा, ठीक है।
और ये विभाजवाद की परंपरा पर विश्वास करता है। इनकी भाषा क्या होगी? पाली भाषा होगी, ठीक है। इसके बाद वज्रयान की बात करें तो वज्रयान क्या है? ये महायान संप्रदाय का एक भाग है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, महायान संप्रदाय भी हिंदू धर्म से प्रभावित था, इसलिए वज्रयान भी हिंदू धर्म से प्रभावित था। इनमें भी तंत्र मंत्र आ गए थे जो हिंदू धर्म में थे, और इनकी भाषा क्या हो गई? तिब्बती होगी। तो 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर देखना है। इसके अलावा ये स्पर्श रेखाएं एक बार याद हो जाए, ठीक है, अदरवाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस थोड़ा सा एक बार अगर आपसे निकल जाना, इनसे नज़र निकाल देना, बट इतना ज़्यादा ये काम की है नहीं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं। तो यहाँ तक के लिए ये देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखो, हरियाणा में एक प्राचीन स्थायी वस्तु के पुरातात्विक प्रमाण हम ले ध्यान रखना, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो हरियाणा में 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी वस्तु के पुरातात्विक प्रमाण मिले, वो कहाँ पर मिले? हरियाणा का यमुना जिले के संधई गांव में। तो कहाँ पर मिले? सबसे बड़ी बात है संधई गांव में। कहाँ पर? सरस्वती नदी के समीप ये गांव था, जो पहले विलुप्त हो चुकी है। आपको पता है सरस्वती नदी के बारे में बोला जाता है कि 5000 साल पहले सरस्वती नदी यहाँ का होकर प्रवाहित होती थी, अब वो विलुप्त हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ रहने के साक्ष्य मिले, धार्मिक साक्ष्य मिले। यहाँ पर श्रीहा प्रकार की हिंदू यूनानी सिक्के भी मिले जो 7वीं शताब्दी में प्रचलित थे, वो भी यहाँ पर मिले। गुप्त काल या गुप्त के बाद की काल गुर्जर प्रतिहार काल था, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। कुषाण काल के बीच और गुप्त काल के बीच में जो टाइम था उसके बीच के साक्ष्य भी हम मिले। तो ये स्थल का नाम ध्यान रखना है, और स्थल किससे संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से लगभग 7 से 8वीं शताब्दी संबंधित स्थल है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा पोरुनी नदी। पोरुनी नदी का संबंध ताम्रवर्णी सभ्यता से है, और ये कहाँ पर मिली है? ये तमिलनाडु के शिवकलाई के क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ कलश को दफन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये ताम्रवर्णी सभ्यता से संबंधित जो लगभग 3200 साल पुरानी थी। और आपको पता है जो ताम्रवर्णी सभ्यता है वो बेगई सभ्यता है, जो लगभग 2600 साल पुरानी थी, तो उसके बारे में बोला गया। और ये सभ्यता काफ़ी अपने आप में विकसित थी। बेगई सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस थी, आपको पता है 2600 वर्ष प्राचीन है, बहुत ज़्यादा फेमस थी। उद्योग भी अच्छे थे, लिपि भी अच्छी थी, और ये अपने आप में आत्मनिर्भर विकसित थी, और ये साउथ में थी, तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है तो तमिल इसके अंतर्गत मुजरिस नाम का एक बंदरगाह है। मुजरिस आपसे पूछा मुजरिस बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुजरिस बंदरगाह की अगर हम बात करूँ तो ये भी मुख्य रूप से ताम्रवर्णी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक स्थल है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको छोड़ देना। इस बार एलोरा गुफाओं के बारे में आपको बताया, एलोरा गुफा औरंगाबाद में है, यूनेस्को विरासत में शामिल है, 34 गुफा है। और एलोरा में ध्यान रखना जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो 16वें नंबर की गुफा है, जहाँ पर एकास्म रूप से कैलाश का मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव का एकास्म पत्थर से बना हुआ मंदिर भी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी। त्रैरश्मि बौद्ध गुफा कहाँ पर है? ये लोकेशन आपको याद रखनी। त्रैरश्मि बौद्ध गुफा मुख्य रूप से नासिक में है, और नासिक में 3 त्रैरश्मि बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन गुफाओं के बारे में जरूर ध्यान रखना है, ये गुफा कहाँ कहाँ पर है, इनको एक बार मत पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अलावा ये लाइन वाइन छोड़ देना ज़्यादा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना कि इस गुफा में चैत्य और बिहारी मिले हैं। ये हीनान संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और ये चीज़ थोड़े के बारे में हो गई। इसके अलावा रमा काली मंदिर कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है, जिसका हाल फिलहाल में रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ये रमना काली मंदिर की अगर बात करें तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, तो ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इसको क्या कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया, तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग करवाया गया है। तो कहाँ पर है? रमना काली मंदिर बांग्लादेश में है, ये ठीक है, मंदिर रमना काली मंदिर। इसके अलावा सब बुर्ज क्या है? जो हुमायूं का मकबरा है उसी के पास में एक मकबरा बना हुआ है सब बुर्ज, तो उसी की ये सब बुर्ज उसके बारे में, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। इसके बाद ज़्यादा डिटेल ध्यान नहीं रखनी, इससे काम चल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मांगर बनी गुफा चित्र है। तो मांगर बनी गुफा चित्र की अगर बात करूँ तो ये दिल्ली के समीप जो हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर ये गुफा चित्र मिले हैं, जो उच्च पुरा पाषाणकालीन युग के हैं, ध्यान रखना। तो कहाँ? उच्च पुरा पाषाणकालीन गुफा चित्र मिले हैं मांगर बली गुफा चित्र, मांगर बली। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, देखो अब आपको ध्यान रखना, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उच्च पुराकांड अगर बात करें हम तो वहाँ पर किस प्रकार की इस चित्रकलाएँ थी, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी विशेषता को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चित्रकला में 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एक इनकी विषय वस्तु क्या थी, कंटेंट क्या था इनका, थीम क्या थी इनकी, दूसरा कलर कौन से यूज किए जाते थे, और तीसरा आकृति किस प्रकार की बनाई जाती थी,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चित्र के अलावा अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले मागरमणि चित्र की अगर बात करें गुफा चित्रों की, तो ये उच्च पाषाणकालीन चित्र होने के मिले हैं। और कहाँ पर मिले हैं? दिल्ली के पास मिले हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है दिल्ली के पास, हरियाणा की बॉर्डर पर, वहाँ पर ये मिले हैं। तो इनकी विषय वस्तु क्या थी? ये मानव की आकृति बनाते थे, जानवर, पत्तियाँ और ज्यामितीय आकृति, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये बनाते थे। और ऐसी ऐसी विषय वस्तु भीमबेटका में मिलती है। और भीमबेटका अब तक आपको पता है भारत की सबसे प्राचीनतम गुफा है जहाँ पर चित्र मिले हुए हैं, जो मध्य पाषाणकालीन गुफा है भीमबेटका। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन चित्रों का रंग है वो गेरू है और कुछ श्वेत भी है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने बोला 3 चीज़ ध्यान रखनी है। विषय वस्तु क्या है? इनकी ये हो गई। कलर क्या है? इनका ये हो गया। जगह क्या है? ये भीमबेटका, ये मांगरमणि हो गई। और इसके अलावा इन विशेषज्ञों के अनुसार ये बहुत पुरानी बताई गई है। और हमारे यहाँ सोन घाटी है। सोन घाटी आपको पता है निम्न पाषाणकालीन स्थल है। तो सोन घाटी में इन प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब आपको 2 प्रकार की गुफाओं की विषय वस्तु देखनी है, एक है प्राग ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। अब आपसे पूछा जाए, इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल हम पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर हम वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। प्राग ऐतिहासिक ऐसा है कि लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा की लिपि हुई। और ऐतिहासिक ऐसा है जब लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया, जैसे वैदिक काल के टाइम। तो अब प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो हड़प्पा उससे पूर्व टाइम के काल की बात है, पुरापाषाणकालीन वगैरह उसकी काल है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक गुफा काल की अगर विशेषताएं देखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन प्री में, मेंस में दोनों पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ विशेषताएं देखें तो सबसे पहले इनकी अगर विषय वस्तु देखूँ मैं, तो विषय वस्तु ये मनुष्यों के चित्र बनाते थे, पशुओं के चित्र बनाते थे और ज्यामितिक चित्र बनाते थे। ठीक है। और इनकी विषय वस्तु रहती थी कि दैनिक डेली जीवन शैली कैसे हैं, डेली मतलब रोटी खाता, शिकार करने वाली चीज़ें, इनके चित्र बनाते थे। तो डे बाई डे की जो प्रतिक्रिया मानव करते थे उनकी इनकी विषय वस्तु रहती थी। और इन चित्रों के ऊपर क्या होता है, कुछ अलग अलग तरह के रंग यूज किए जाते थे। मनुष्य है उसको छड़ी के रूप में दर्शाया गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम मनुष्य पे छड़ी को छड़ी के जैसे रूप में दर्शाया गया, क्योंकि ये मतलब जानवरों से बचने के लिए उसका यूज करते होंगे। ठीक है। इसके अलावा मनुष्यों की तुलना में ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्यों की बजाय जंगलों में क्योंकि जानवर ज़्यादा थे, जानवर के शिकार भी करते थे, इसलिए जानवरों के चित्र उनके द्वारा ज़्यादा बनवाए गए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इससे कंपेयर करो, देखो जैसे जैसे समय आता है विषय वस्तुएं बदल जाती है। ये ऐतिहासिक काल है, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैन बौद्ध धर्म आ गए, तो इनकी विषय वस्तु बदल जाएगी। यहाँ विषय वस्तु थी मनुष्य पशु जीव थी, यहाँ विषय वस्तु की धार्मिक, पौराणिक और आज। ठीक है। तो धार्मिक से ऐतिहासिक से धार्मिक पुराणों के संबंधित इनकी विषय वस्तु हो गई। ठीक है। यहाँ थोड़े से और ज़्यादा परिष्कृत तो चमकदार हो गई। ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से अगर हम देखें तो गुफाओं में प्रतीकात्मक भिन्नताएं इनका यूज किया जाता था। तो ये इनकी एक बार कंपेयर जरूर पढ़ लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और थोड़ा माइंड कॉन्सेप्ट रखना, प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा है तो क्यों है। ऑब्वियसली प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्यों को, जीव जंतुओं को ज़्यादा बढ़ती दी जाती थी, इसलिए वहाँ पर इनका चित्र होते थे। जो ऐतिहासिक काल में जब वैदिक काल ही आया तो इनमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें इंद्र देवता आ गए और पौराणिक कथाएं आ गई, पुराण आ गए, उनके बारे में ज़्यादा करते हैं, इसमें बताई गई। इसके अलावा भारत में यदि गुफा चित्रकारी की देखें तो सबसे पहले भारत में प्राचीन गुफा चित्र उच्च पुरापाषाण काल में मिले हैं। ठीक है। और सबसे अधिक ये चित्र मिले हैं, ये मुख्य रूप से कैमूर, सबसे अधिक सुंदर चित्र है वो मध्य प्रदेश के और विंध्याचल पर्वत और उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ध्यान रखना, सबसे सुंदर चित्र है वो कहाँ मिले हैं, विंध्याचल की श्रेणियों में। अब आप बात करें ऐतिहासिक शामिल, ये तकनीक ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक में क्या करेंगे, कोई व्यक्ति क्या करेगा, उसके कलर तो रहे नहीं है, कोई खनिज का पाउडर पीसा, उसको पानी में घोला, उसी चित्र बना देते थे। ठीक है। और ब्रुश कर देते थे, ये पेड़ों को काट करके उनको थोड़ा थोड़ा उनको दोष के और उनकी ब्रुश बना देते थे। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ होती थी, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक कलरों का उपयोग किया जाता है। कोई जैसे किसी को हरा यूज करना है तो पत्तियाँ लाएगा, उनको पीस के कलर बना देगा। किसी को सफ़ेद करना है तो पत्थर को बुरदा करके उसको बना देगा। किसी को लाल करना है तो लाल करेगा, कलर वो पीस लेगा। इस तरीके से चित्रों को बनाया जाता था। और प्राग ऐतिहासिक चित्रों की अगर बात करूँ तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इनकी विषय वस्तु देख लेना। उत्तर पुरापाषाण काल में क्या था, मध्य पुरापाषाण काल में क्या था। देखो ऐसे था, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। इसको एक बार आप देख लेना जरूर, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। पाषाण काल, इसमें एक होता है पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है उच्च पाषाण काल। पुरापाषाण काल में 3 काल थे, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल।
इसके बाद मध्य पाषाण काल, ये हो गया। निम्न पाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ नहीं, या डायरेक्ट जो पत्थरों का प्रयोग किसमें किया जाता था, डायरेक्ट हथियारों के रूप में किया जाता था, औजारों के रूप में। मध्य पुरापाषाण काल है अगर हम बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में थोड़ा परिष्कृत उद्योग डेवलप हुए, और परिष्कृत उद्योग डेवलप हो गए। और उच्च पुरापाषाण की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, मध्य पुरापाषाण में ही अग्नि आई थी, ये भी ध्यान रखना, अग्नि आई थी। इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल की बात हुई। पुरापाषाण काल के ही 3 पार्ट हैं। उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकलाएं भी डेवलप हुई, और थोड़ा थोड़ा पशुपालन भी यहाँ पर आ गया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन अच्छी तरीके से हुआ, और मध्य पुरापाषाण काल के अंत में एग्रीकल्चर भी चालू हो गया, और उच्च पाषाण काल में एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ। इस तरीके से एक बार डेवलपमेंट आप देख लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका चित्र ये देख लेना, इनकी चित्रकला। तो थोड़ा सा अगर आपको समझ में आए तो चित्रकला में 3-4 चीज़ें देख ली, इसकी विषय वस्तु कैसे चेंज हुई वो देखना है बस। बाकी ऐसे सवाल ज़्यादा पूछ ले, ये आपको सवाल संभावना कम है, बस थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है, अदरवाइज इनको छोड़ सकते हो आप। इसके बाद चित्रकला की अलग अलग चीज़ें, जो चित्रकारी में आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि चित्रकारी का संबंध कहाँ से। तो ध्यान रखना, हाल ही में तमिलनाडु के करुपुर कलमकारी को जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखो जीआई टैग क्या है, एक पेटेंट राइट की तरह होता है, और ये जो WTO के ट्रिप एग्रीमेंट है, ट्रिप का मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एक एग्रीमेंट हुआ था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कोई व्यक्ति रिसर्च और अनुसंधान करके किसी नई चीज़ को बनाता है तो उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, उसकी सहमति और लाइसेंस से उस व्यक्ति को बस उस वस्तु या चीज़ को भेजा जाएगा, तो उसे बोलते हैं ट्रेड राइट। इसमें ही एक जीआई टैग है, इसमें पेटेंट है, एगमार्क है, कई चीज़ें की चीज़ है। तो इसमें जीआई टैग है वो कलमकारी चित्रकारी को मिला, हाल फिलहाल मिला हुआ है। कलमकारी चित्रकारी का संबंध तमिलनाडु के से है। ये शुद्ध सूती वस्त्र से बनाई जाती है, और मंदिरों की जो छत्रक है उसका आवरण इस पर दिया जाता है। ये देखो, मंदिरों का आवरण इस पर दिया जाता है, इतना ध्यान रखना है ना। तो बाकी ये कितना प्राचीन है, 3000 साल प्राचीन है, इतना ध्यान रखना। बनी ठंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती, ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगी, है ना। ये चीज़ आप विशेषता याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज इतना ध्यान रखना कि किसकी है और क्या जीआई टैग इसको मिला हुआ है या नहीं मिला, ठीक है। और बनी ठंडी कहाँ की है, किशनगढ़ की है, अजमेर की, वहाँ पर फेमस है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाने वाला निहाल चंद था, ठीक है। इसके अलावा कलमकारी के अलावा श्रीकाली स्तूप, ये पर तमिलनाडु की है। मछलीपट्टम शैली, ये भी मुख्य रूप से प्रिंटिंग शैलियाँ हैं जो कपड़े पर बनाई जाती थी, तो इनके बारे में इतना ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ की है। इसके अलावा आपने सुना होगा कौन से, बिहार की, जैसे अंगिका कला, मंजू चित्रकला कहाँ पर है, बिहार की है, भागलपुर की है, इसमें जूट की बनाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा मधुबनी मिथिला, ये भी आपको होता है बिहार की, ये 2D प्रिंटिंग है, और हिंदू महाकाव्यों को इसमें चित्र में दिखाया गया है। अगर आपको चित्रकला बनाई जाती है या लोक चित्रकलाएँ ये हैं, इनमें 2 चीज़ ध्यान रखना कि एक तो ये कहाँ की है और विषय वस्तु क्या है। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले पढ़ा मंजूचा चित्र, तो पहले कहाँ की है, बिहार की। विषय वस्तु क्या है कि इसमें सर्प चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ मिथिला, ये कहाँ की है, मिथिला क्षेत्र की, बिहार में। और इसकी विषय वस्तु क्या होती है, हिंदू महाकाव्यों में जो चित्रों को दिखाया गया था उन्हीं को इनके माध्यम से प्रिंटिंग की जाती थी, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मिथिला या मधुबन शैली को भी जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सोरा, ये एक सोरा जनजाति उड़ीसा की, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक तो सोरा जनजाति कहाँ पर, उड़ीसा में, और सोरा कला कहाँ पर, उड़ीसा की है। क्या है, ये एक लोक चित्रकला है, ठीक है। पटुआ, ये बंगाल की है, ठीक है। और बंगाल की इसकी विषय वस्तु मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा पट्टचित्र, ये भी कहाँ की है, पट्टचित्र आपको पता है उड़ीसा की लोक चित्रकला है, बहुत फेमस है, ठीक है। जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा मैं बात करूँ बाहरली, तो बाहरली महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र की एक जनजाति है बाहरली, उसके द्वारा इस प्रकार की चित्रकला को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पेतकर झारखंड की है। स्क्रॉल चित्रकला है, स्क्रॉल चित्रकला की एक नई शक्ति, पेंटिंग के कलर लगा करके इसको पेंटिंग किया जाता है। इसके अलावा थाका, ये नॉर्थ ईस्ट की और सिक्किम की, हिमाचल प्रदेश की है। थाका बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। फड़ तो आपको पता राजस्थान का स्क्रॉल चित्र है, ठीक है। स्क्रॉल कट्टे पे बना करके, मतलब कपड़े पे बना करके उसको पेंटिंग किया जाता है बढ़िया से। इसके अलावा चेरियल स्क्रॉल चित्रकला तेलंगाना की है। गुजरात की क्या है, पिथौरा, तो गुजरात मध्य प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना किस जगह की और किस किस से संबंधित है, प्लीज़ करके इसको याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में और यूपीएससी में जरूर बनेंगे। इसके बाद आया पुतुल नाच।
पुतुल नाच क्या है उसके बाद देखेंगे, लेकिन यूनिसेफ के द्वारा असम में पुतुल नाच का प्रयोग करके 3 लघु चित्रकलाओं का निर्माण किया जा रहा है। पुतुल नाच एक क्या है, छड़, एक पुतली कला है, एक छड़ पुतली कला है जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो कठपुतली है, उनमें से एक कला है छड़ कठपुतली। तो पुतुल नाच एक क्या है, छड़ कठपुतली है, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की। ये चीज़ आपको एक याद रखनी, ठीक है। और इसको लकड़ियों से तराशा जाता है, सिर पे एक टेरिकोटा लगाया जाता है और 3 जॉइंट इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब आता है भारत में जो कठपुतली है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो कठपुतली से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि वो कौन सी कठपुतली है, पहली बात ध्यान रखना, क्या याद रखना, और दूसरी वो किस राज्य की है। बस 2 चीज़ याद रखनी है, कौन सी कठपुतली और किस राज्य की है। तो सबसे पहले अगर भारत की जगह धागा कठपुतली की बात करते हैं, धागा कठपुतली में कुछ नहीं, जो विभिन्न प्रकार के लकड़ी के जॉइंट बना करके उनको कपड़ा पहनाया जाता है, पर धागे के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, वो कठपुतली बनाई जाती है, उसको बोलते हैं धागा कठपुतली। और ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। और इसमें अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे राजस्थान की को तो कठपुतली बोलते हैं। गोम्बीएट्टा क्या है, गोम्बीएट्टा एक धागा कठपुतली है, कहाँ की, कर्नाटक की, ऐसे याद रखना है आपको। बॉम्बिलट्टम क्या है, ये भी धागा कठपुतली, कहाँ की, तमिलनाडु। और कुंडई क्या है, ये भी धागा कठपुतली, कहाँ की, उड़ीसा की। इसके बाद आता है छाया कठपुतली। छाया कठपुतली भी क्या है कि एक कपड़ा लगा देंगे और ऊपर से उस पर इमेज दिखाएंगे, उस इमेज के माध्यम से उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, चमड़े पर बनाई जाएगी। ये मुख्य रूप से अगर हम छाया कठपुतली की बात करें तो इसमें रावण छाया उड़ीसा की है, तोगा गलियोट्टा कर्नाटक की है, तोलू बॉम्बुलट्टा आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखना, तोल बॉम्ब वाला आ गया आंध्र प्रदेश में और गोलूबेट्टा आ गया कर्नाटक। ये बहुत ही कड़े याद होंगे, 2-3 बार इनको याद करना है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी है छाया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दस्तान कठपुतली, दस्तान मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से छोटी होती थी, इनको हाथ में भी रख सकते थे, हाथ में लेके घूम सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक रूप से प्रस्तुति करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे पावा केतु केरल की महत्वपूर्ण है। पावा केतु क्या है, एक कठपुतली है, कहाँ की है, तो वो मुख्य रूप से उड़ीसा की, वो मतलब पावा केतु केरल की है। छड़ कठपुतली, छठ कठपुतली मुख्य रूप से दस्तान बनाए जाते हैं, फिर उनको एक छड़ के माध्यम से रोक दिया जाता है, अपना ध्यान रखना। और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में थी। इसको पुतुल नाच या यमपुरी बोल सकते हैं। और पुतुल नाच है यही मुख्य रूप से छड़ कठपुतली है, और इसी को लेकर के यूनिसेफ में और चलचित्रों को डेवलप किया जा रहा है, और इसीलिए ये ज़्यादा हाईलाइटेड रही थी। क्या है कि कठपुतली के माध्यम से आप चित्र बनाएंगे, उसके माध्यम से दिखाएंगे, फिर कोई विषय वस्तु के माध्यम से उनको शो करेंगे, तो वो एक कठपुतली होती है। इनको इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जरूर ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है, वो आपसे मिलान के लिए। इसके बाद टॉय कैथॉन, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि भारत में जो खिलौने की इंडस्ट्री वो कितनी है। अगर आपसे याद रह जाए तो एक बार ये जरूर देखना नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से खिलौने फेमस है, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। जैसे ओडिशा, संबलपुर खिलौने कहाँ पर है, लेफा देखी मणिपुर में है, नटन ग्राम गुड़िया पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, तंजावर गोलू गुड़िया तमिलनाडु में। ये थोड़ा सा एक एक याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई काम का नहीं है। इसके अलावा कई अन्य कलाएं जो हाईलाइटेड रही थी उनको हम देख लेते हैं। तो एक सुना होगा आपने, सुलावेसी द्वीप कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है, और यहाँ पर सुलावेसी कला मिली है जो प्राग ऐतिहासिक कला है, ठीक है। और वो भारत की भीमबेटका मिली है, इतना ध्यान रखना ये, ठीक है। और एक चट्टानों पर अंकीकृत की गई मीनाकारी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मीनाकारी अलंकृत शतरंज का भेंट किया है। तो मीनाकारी क्या है, ये 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने इसका सिलेक्शन किया था, और 2015 में इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई सर्टिफिकेट भी मीनाकारी को मिला हुआ है। और मीनाकारी धातु और चीनी मिट्टी के बर्तनों से इसकी चित्रकारी की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अप्तानी वस्त्र, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिला नहीं, अभी जीआई टैग के लिए इसने एप्लीकेशन दायर किया। और किसके द्वारा बनाई जाती है, अप्तानी जनजाति। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अप्तानी जनजाति कहाँ पर है। अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, और ये मत्स्य उद्यान की खेती करते हैं और तानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये याद रह जाए, ठीक है नहीं, इसको एक बार नज़र से गुजार के छोड़ देना, ज़्यादा नहीं है। कावी चित्रकारी पुर्तगालियों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो कावी चित्रकारी पुर्तगाली डेवलप किया गया था, और पुर्तगाली भारत के कोकोनीरिया में थे, इसलिए कोकोनीरिया बहुत फेमस थी। और ये एकमात्र लाल रंग से इसका यूज किया जाता था, लाल रंग से इसको यूज किया जाता था, लाल रंग इसमें होते थे कावी चित्रकारी पुर्तगालियों की, ठीक है। इसके अलावा लंगा और मणियार। ये लंगा मणियार क्या है कि भारत की जो थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल की जो जनजाति है मुसलमान संगीतकार है, तो उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा एक कला का डेवलप किया गया, जिसे बोलते हैं लंगा और मणियार, ठीक है।
ये भारत में पश्चिम है और ये मुसलमान समुदाय है। इतना हो गया, तो यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम बात करें तो यूनेस्को की धरोहर, तो हाल ही में ध्यान रखना, हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा, इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और इनको शामिल करने के बाद भारत में 40 जो स्थल शामिल हो गए, जिसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक ऐसा है जो कल्चरल भी है और कुछ नेचुरल भी है, ठीक है। और भारत तीसरे स्थान पर आ गया है, जिसका भारत इसमें चौथे स्थान पर आ चुका है, जिसका यूनेस्को में क्या है, सबसे ज़्यादा स्थल है। इसमें पहले नंबर पर इटली है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे जर्मनी है। तो सबसे ज़्यादा भारत के 40 स्थल हो चुके हैं, भारत की अपनी स्थिति में आगे बढ़ गया है। यूनेस्को के द्वारा जब किसी भी स्थल को यदि यूनेस्को विरासत में शामिल कर दिया जाता है तो क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो पहली बात, उसमें टूरिज्म आते हैं, जो वो लोकप्रिय होती है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, ये सब उसमें आते हैं, तो इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। दूसरी बात, वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है, क्योंकि लोग आएंगे, पर्यटन आएंगे, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उस स्थल का संरक्षण भी किया जाता है, तो ये यूनेस्को करेगा। फिर भारत में यूनेस्को विरासत इतनी है, लेकिन इतनी तुम पे याद तो रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज इनको छोड़ देना। बट इतना ध्यान रखना, ग्वालियर ओरछा शहर है, इनको भी यूनेस्को की विरासत में शामिल करने के लिए एक योजना चलाई गई है। और ओरछा और ग्वालियर दोनों MP के 2 शहर हैं, इतना ध्यान रखना। हाल ही में पूर्वुल, इसको एक शहर है यूनाइटेड किंगडम का, इसको हटा दिया गया किससे, यूनेस्को की विरासत से, ठीक है ना। इसके अलावा ओमान का ये 2 है, ये 2 शहर कहाँ पर है, ओमान का अरेबियन और एक सेंचुरी, और एक है जर्मनी का एल्बी घाटी, इन दोनों को भी यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। इसके बाद आती है रुद्रेश्वर मंदिर की बात, क्योंकि रुद्रेश्वर और धौलावीरा, इन दोनों के बारे में आप जरूर हिस्ट्री में पढ़ना एक बार, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो इसको अब देखते हैं हम थोड़ा सा। तो देखो, रुद्रेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो रुद्रेश्वर मंदिर की देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये कहाँ पर है। तो रुद्रेश्वर तेलंगाना में है, काकतीय जो शैली है और काकतीय वंश है उसी के वहाँ बना हुआ है। और इसी रुद्रेश्वर को मंदिर को रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण है, जिसका नाम मुख्य रूप से इसके शिल्पकार के आधार पर भी रखा गया है, ठीक है। और 12वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था, और ये भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ 6 फीट लंबी वेदिका है भी बनी हुई है, ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया गया है, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। और इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी, इसके अलावा मार्को पोलो एक क्या है, एक इटली यात्री था जो मुख्य रूप से काकतीय राजवंश की उसने यात्रा भी करी थी, चीन की भी उसने यात्रा करी थी। तो काकतीय राजवंश के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि काकतीय राजवंश कौन था। तो काकतीय राजवंश मुख्य रूप से चालुक्य और के जो चालुक्य थे, कौन से, कल्याणी के चालुक्य, उन्हीं के उत्तराधिकारी, जो उन्हीं का जब कल्याणी चालुक्य हैं उनका जब वंश टूटा तो वही आके बन के क्या बने थे, काकतीय राजवंश बने। और काकतीय राजवंश मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिण के क्षेत्र में इसने शासन किया, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला एरिया है वहाँ पर। और इसके महत्वपूर्ण राजा है प्रहलाद और रुद्रदेव, तो आपने सुना होगा, रुद्रमा देवी मूवी आई है, तो एक महत्वपूर्ण राजा है रुद्रदेव। रुद्रदेव के बाद उसका पुत्र महादेव बना। इसमें यहाँ पर रुद्रमा देवी नाम की रानी ने इस गंग वंश पर या काकतीय वंश पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से शासन किया। उसने मुख्य रूप से कई इसके शत्रुओं को पराजित किया और काफ़ी हद तक इसकी स्थिति को बनाए रखा। 1303 में यहाँ पर काकतीय पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया काफ़ी हद तक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर काकतीयों के पास एक तारकेय मंदिर है जो मुख्य रूप से बेसर शैली से बना हुआ एक मंदिर है, इतना ध्यान रखना है। और दक्षिण से भारत में मंदिरों में ऑब्वियसली आपको पता है प्रवेश द्वार तो मिलते ही। सुनियोजित जल प्रणाली भी इस मंदिर के पास थी। तेलुगु साहित्य में ये मुख्य रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये क्या बोले, काकतीय वंश, ठीक है। इसके अलावा धौलावीरा भी आपको पता है यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया। और यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में है, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखना है, यहाँ महत्वपूर्ण नगर नियोजन है, 2 शहर बने हुए हैं, उच्च शहर, निम्न शहर। उच्च शहर महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों के लिए था जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। और निम्न शहर है वो मुख्य रूप से उसमें एक कब्रिस्तान था, आम जनता वहाँ पर रहती थी, जलाशय भी होते थे, 4 दीवारें भी होती थी। यहाँ पर एक चीज़ और देखी, जल प्रबंधन प्रणाली में यहाँ पर आपने देखा होगा कुएँ तो थे ही, साथ साथ जलाशय भी मिले हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा सामरिक दृष्टि से यह खादर द्वीप की है जो महत्वपूर्ण स्थल था। और इसका धौलावीरा से क्या है कि इनके काफ़ी ट्रेड रिलेशन भी थे
मेसोपोटामिया सभ्यताओं की वजह से। तो एक बार ये चीज़ ध्यान रखना। और इस कांस्ययुगीन सभ्यता के अगर देखें तो 3 चरण, कांस्ययुगीन यानी हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि केली सबसे पहला बार हड़प्पा में ही उसका प्रयोग हुआ था। इसके 3 है, एक तो पूर्व हड़प्पा जो 26 से BC तक है, और एक हड़प्पा ये पूर्व कौन जब हड़प्पा स्टार्टिंग हो रही थी, परिप्रेक्ष्य जब हड़प्पा पीक पॉइंट पे थी, और उत्तर जब हड़प्पा डाउन हुई थी। तो हड़प्पा का काफ़ी 2000 साल तक का कार्यकाल है पूरा। तो ये आप देख लेना, हड़प्पा के बारे में तो सारा नोट्स में देखा हुआ है, तो वही चीज़ इसमें है, तो ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा यूनेस्को की विश्व विरासत, यूनेस्को की एक विश्व विरासत की एक सूची होती है। तो हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण ने 6 स्थलों को यूनेस्को की 6 स्थल शामिल किए उसने, और 6 स्थल ये किए कि ये 6 स्थल कम से कम यूनेस्को की विरासत में शामिल होने चाहिए। देखो, कोई स्थल यूनेस्को की विरासत में तभी शामिल होता है जब पहले उस स्थल को भारतीय पुरातात्विक सर्वे उस स्थलों को एक लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट को एक फॉर्म के माध्यम से उसको अप्लाई करेगा, कहाँ पर नामांकन करेगा, कहाँ पर यूनेस्को में। तो उसके बाद यूनेस्को उनको चेक करेगा, चेक करने के बाद यूनेस्को को लगता है कि इनको दर्जा दिया जाना चाहिए, दर्जा देगा, अदरवाइज दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक 6 नाम भेजे हैं, और 6 नाम कौन कौन से हैं, तो ये 6 नाम इनके भेजे हैं, ध्यान रखना। इनके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है बस। तो एक तो कांचीपुरम का मंदिर जो तमिलनाडु में है, कर्नाटक का जो मुख्य रूप से हम बात करें हायरकेल नामक स्थल, ध्यान रखना, हायर बेकल नामक स्थल महापाषाणकालीन स्थल है जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मराठा सैन्य स्थल महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। और वाराणसी का जो गंगा घाट है उसको भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, तो उन्हीं के बारे में इसमें बात लिखी हुई है। वाराणसी के बारे में थोड़ी डिटेल ध्यान रखना, वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, और जैन स्थल भी है। गुरु नानक देव भी 2 बार यात्रा पर आए गए थे। औरंगजेब ने भी यहाँ पर आलमगीर मंदिर का निर्माण करवाया था, आलमगीर मस्जिद का। कांचीपुरम का मंदिर की अगर बात करूँ तो ये बेगावती नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है, ठीक है। और इसके अलावा कैलाश मंदिर के बारे में ध्यान रखना, कैलाश मंदिर राजराज सिंह द्वितीय प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये 2-4 मंदिर है, आपको याद रखना है बस। कर्नाटक में हायकल बेकल नामक, ये कर्नाटक में, इतना ध्यान रखना, इसको छोड़ देना, इतना ध्यान रखना, इसको छोड़ देना कि जो नर्मदा घाटी बेड़ा घाट लंबे घाट है, ये नर्मदा घाटी पर है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये आपको सबको पता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारत मध्य प्रदेश का 35वां बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है ना। और 3 क्षेत्र आते हैं इसमें, सतपुड़ा, बोरी और पंचमढ़ी, और ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। हाल ही में इसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन किया गया। और महाराष्ट्र का मराठा सैन्य स्थल ये महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये मराठा सैन्य स्थल वो थे जहाँ पर शिवाजी के द्वारा इन पर अपना शासन स्थापित किया गया था। हाल ही में दुर्गा पूजा होती है, उसको भी यूनेस्को की अमूर्त विरासत में, देखो एक तो होती है मूर्त जो दिखती है, एक होती है अमूर्त विरासत जो दिखती नहीं है, तो उसमें शामिल करने के लिए दुर्गा पूजा होती है, उसको उसमें शामिल करने यूनेस्को की अंतर समिति ने उसको सूचीबद्ध कर लिया था, तो उसमें शामिल कर दिया। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत है, उसमें उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है, किसको, कोलकाता की दुर्गा पूजा को, ठीक है। और यूनेस्को की जो अमूर्त सूची विरासत है वो 2003 में कन्वेंशन थी, उसके आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है। और फिर ऐसी ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये छठ पूजा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबको पता है, छोड़ देना, ये जरूर ध्यान रखना प्लीज़, कौन कौन सी अमूर्त विरासत में शामिल है और कहाँ कहाँ के हैं बस, ठीक है। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना सारे, ठीक है ना। उसके अलावा ये काम का नहीं है। इसके आता है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखो, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी एक यूनेस्को की एक पहल है, जिसमें वो मुख्य रूप से कुछ शहरों को सेलेक्ट करता है जो क्रिएटिविटी करती है 7 एरियाज़ में। 7 एरियाज़ कौन सी में, या तो डिज़ाइन में होती है, या फिल्म इंडस्ट्री में होती है, या मीडिया के क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, या वो कोई उनका डिश फेमस हो, या वो कोई लिटरेचर में फेमस हो, या कोई संगीत में फेमस हो। इन 7 विषय वस्तुओं को शामिल करने वाली अगर कोई शहर है तो उसको यूनेस्को की इस क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। हाल फिलहाल श्रीनगर को शिल्प और लोक कला शैली में शामिल किया गया, ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा कौन कौन और ध्यान रखना है, जयपुर को भी शिल्प और लोक कला में शामिल किया गया, बम्बई को फिल्म की वजह से शामिल किया गया, हैदराबाद को खाना की या डिश की वजह से शामिल किया गया, और वाराणसी को और चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये क्रिएटिव जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी इनिशिएटिव है उसमें ये शामिल है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा तो ये कोई काम का है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है ना। इसके अलावा दार्जिलिंग टॉय ट्रिप, तो दार्जिलिंग में बहुत पुरानी एक टॉय ट्रेन है जिसको हाल में लोगों को देने की बात की जा रही है। और ये एक ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन द्वारा एक पर्यटन गांव घोषणा करने की बात की गई है, जिसमें उसने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को पर्यटन गांव घोषित करने की बात की है।
3 गांवों को मुख्य रूप से उसने घोषित किया है कि पर्यटन गांव घोषित किया जाए। पर्यटन गांव मुख्य रूप से उस क्षेत्र में वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गांव हो और वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना हो तो उसको पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया जाता है। और पोचमपल्ली गांव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। और इसमें पोचमपल्ली इकत यहाँ का एक चीज़ है, उसको GI टैग भी मिला हुआ है। और आचार्य विनोबा भाभा ने भूदान आंदोलन की शुरुआत ही पोचमपल्ली से की थी। तो पोचमपल्ली के बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हाईलाइट है, इसलिए इसको एक बार देख लेना। निजामुद्दीन ओलिया के पास ही, ये दरबार के पास है। तो हाल ही में इसको मतलब कुछ निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण की 2 श्रेणियों के आधार पर उत्कृष्टता और सतत पुरस्कार यूनेस्को के उसको निजामुद्दीन जो बस्ती है उसको मिला है, ताकि ये अपने इन्होंने कई काम किए हैं, इसने सुधारने की बात की गई है। और ये परियोजना के तहत मुख्य रूप से ये किया गया कि ख्वाजा एक प्रोजेक्ट चला था यहाँ पर कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह है, ख्वाजा निजामुद्दीन हज़रत निजामुद्दीन ओलिया है सूफी संत, उसका मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। उसके आसपास बहुत ऐतिहासिक स्थल है और उन ऐतिहासिक स्थलों में सफाई की व्यवस्था करने, उनको सही तरह से सतत तरीके से उनको वो करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कहाँ पर मिला है? निजामुद्दीन बस्ती को मिला है। तो इस तरीके से ख़त्म, एक वीडियो में और इसको ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं।